बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव और बात पते की शुरुआत आज हम एक दुखद खबर के साथ करेंगे। और दुखद खबर, बड़ी खबर यह है कि लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगी। घटनास्थल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। 15 लोगों की 15 बच्चों की इसमें जान चली गई। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ ने पीड़ितों से उनका हालचाल भी जाना है, लेकिन सवाल यही गंभीर बड़ा खड़ा होता है कि इस देश में इमारतों में फायर सिक्योरिटी नॉर्म्स को कब पालन किया जाएगा। लोगों की जान चली जाती है, 4 दिन वो खबर बनती है और उसके बाद फिर धक के 3 पार। ये देखिए, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये इतनी दुखद और इतनी बड़ी घटना है कि खुद मुख्यमंत्री अपना दफ्तर छोड़कर मौके पर पहुंचे। उप मुख्यमंत्री उनके साथ है, तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है, मुख्यमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है कि ये आग आखिर लगी कैसे है। लेकिन 15 बच्चों की इसमें जान चली गई है। जो एनिमेटेड ग्राफिक्स सिखाए जाते थे वो यहाँ सिखाए जाते थे और उसमें ये आग का शिकार ये बच्चे बने हैं। जी न्यूज संवाददाता तुषार श्रीवास्तव मेरे साथ ज्यादा अपडेट लिए हुए जुड़ रहे हैं। तुषार, मैं देख सकती हूँ आप भावुक भी हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है कि इस तरीके से क्या इस देश में इंसान की जान इतनी सस्ती है। फायर नॉर्म्स जो होते हैं वो क्यों नहीं इमारतों में उनका पालन किया जाता है, क्यों नहीं चेक किया जाता है। खैर, इस सवाल पर मैं आऊंगी, लेकिन इस समय का पहले आप अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए सीएम योगी यहाँ से घटनास्थल का जायजा लेकर निकल चुके हैं। आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये वो कोचिंग संस्थान है जहाँ पर आग लगी है। सबसे खास बात है कि अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली में आग लगी थी, तो जो लखनऊ में यूपी के जो फायर विभाग के अधिकारी थे जगह जगह छापेमारी कर रहे थे। और अब देखिए कोचिंग में आग लगी है, तो हो सकता है कल से फिर अब कोचिंगों की तलाशी ली जाए। लेकिन कोई भी उस सुधारने को तैयार नहीं है। यहाँ पर भी कोचिंग का एक ही रास्ता है। आप तस्वीर देखिए तो सिर्फ एक इसी रास्ते से आने और जाने का रास्ता है। यानी कि जब आग लगी तो कोई बाहर नहीं निकल पाया इधर से, क्योंकि इसी रास्ते में आग लग गई थी और इस रास्ते से निकलने का एक ही रास्ता था और ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से कोई भी जो लोग अंदर मौजूद थे वो बाहर नहीं निकल पाए। ऊपर से रस्सी के सहारे कोई निकल रहा था, कोई कूद कर निकल रहा था। तो यानी कि एक बात साफ है कि जो जांच होती है, जो छापेमारी की जाती है, वो सिर्फ दिखावे की है। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हर बार इस तरह की घटना होती है। कोई पहली बार ये घटना नहीं है जब यहाँ पर आग लगी और लोगों की मौत हुई। इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन फायर नॉर्म्स, फायर सेफ्टी की एनओसी, तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो नहीं पूरी करती हैं। बिल्डिंगों में कमर्शियल एक्टिविटी होती है, लेकिन उन कमर्शियल एक्टिविटी में कोई भी जो नॉर्म्स है फायर के वो नहीं पूरे किए जाते हैं। खास बात यह है कि रास्ते हमेशा 2 होने चाहिए, एक तरफ से आने का, दूसरे तरफ से जाने का, या फिर 2 रास्ते होने चाहिए कि अगर इस तरह की कोई घटना हो तो आप दूसरे रास्ते से निकल जाइए। लेकिन ये भी वो बिल्डिंग, एक और ये बिल्डिंग जो हादसे में शामिल हुई है, जो हादसे की शिकार हुई है, देखिए इस बिल्डिंग में एक ही रास्ता था जिस रास्ते से निकलने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। अब मुख्यमंत्री के द्वारा किस तरीके की मदद देने की बात कही जा रही है, जो पीड़ित हैं उनसे मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। जाहिर सी बात है कि जो घटना हुई है वो बेहद दुखद है, गुस्से में होंगे लोग। ऐसे पर मुख्यमंत्री ने इस समय क्या एक्शन लेने की बात की है? बिल्कुल, देखिए अभी मुख्यमंत्री का एक्शन को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सीएम योगी जो है वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। आपको बताऊं तो घटनास्थल पर भी आए थे जायजा लेने, और इसके बाद अब मेडिकल कॉलेज जहां पे लोग भर्ती हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं जायजा लेने के लिए। अभी तो अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करें। सीएम योगी का अलीगढ़ का दौरा था, रात्रि विश्राम था अलीगढ़ में, और उन्होंने अपना दौरा स्थगित करके तत्काल जो है वो लखनऊ पहुंचे यहाँ पर, और यहाँ पर सीधे वो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर, दिन दहाड़े, जिसको कहते हैं दिन के उजाले में 15 बच्चे जलकर मर जाते हैं। ये बेहद दुखद है। तुषार, आप बने रहिए, मैं आपके पास आऊंगी। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आरप्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। और ऐसे में ये देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं जिस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके की लापरवाही यहां पर बरती गई है।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। करीब 3 फ्लोर की इमारत में लगी इस आग में कई बच्चे घंटों तक फंसे रहे। हालांकि दुखद है कि इस अग्निकांड में 15 लोगों की जान चली गई, लेकिन सवाल भी गंभीर है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि आग लगने के बाद का मंजर खौफनाक था। चीख पुकार थी, 15 बच्चों की जान चली गई। जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखिए कैसे इमारत से आग की भीषण लपटें निकल रही हैं। इन आग की लपटों के बीच एक शख्स नीचे कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। शख्स नीचे कूदता है और नीचे लगे गेट की बाउंड्री से टकरा जाता है। नीचे गिरने के बाद लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। दावा किया जा रहा है कि कोचिंग सेंटर के नीचे दुकान में आग लगी, जिसने पूरी इमारत को चपेट में ले लिया और कोचिंग में पढ़ने वाले अंदर ही फंस गए। आग के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। जानकारी के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के साथ ही प्रशासन की टीम भी पहुंच गई और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। आग इतनी विकराल थी कि फायर ब्रिगेड की टीम को भी मशक्कत करनी पड़ी। इमारत के पास वाली बिल्डिंग की दीवार तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बचाया गया। आग लगने की जानकारी लगते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और बदहवास हालात में अपने बच्चों को खोजते रहे। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आग कैसे लगी और कोचिंग सेंटर में क्या फायर सेफ्टी नियमों का पालन किया गया था। सवाल वही, बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? क्या कोचिंग क्लास में सेफ्टी नियमों का पालन हुआ था? क्या कोचिंग क्लासेस के लिए एनओसी ली गई थी? कोचिंग में आने जाने के लिए अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स क्यों नहीं थे? क्या कोचिंग क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे मौजूद थे? क्या कोचिंग में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मौजूद थे? ये सब तो बात हो गई कि ये सब कुछ नहीं था, लेकिन क्या उस प्रशासन के अधिकारी से भी सवाल बनता है जिसको ये चेक करना था, जिसको ये इंश्योर करना था कि ये इमारतें नियमों का पालन करें? लखनऊ अग्निकांड का एक नया वीडियो, रस्सी के सहारे छात्रों का रेस्क्यू किया जा रहा है, ये सामने आया है। रस्सी से आग में फंसे छात्र किस तरीके से रेस्क्यू किए गए ये देखिए। लेकिन जिनकी जान बचाई जा सकी वो तो बच गई, लेकिन जो 15 बच्चे उसमें जलकर मर गए, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? जी। क्या मुनाफा कमाने के लिए ये हमारी फितरत हो गई है कि हम नियमों का पालन नहीं करेंगे? हम मुनाफा कमाएंगे, हम सिर्फ पैसा कमाएंगे, हम वो नियम नहीं मानेंगे, हम वो सीढ़ियां नहीं बनाएंगे, उसमें खर्चा नहीं करेंगे जिससे लोगों की जान बचे, एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग किए जा सके। तुषार का मैं एक बार फिर से रुख करूंगी। तुषार, कहीं ना कहीं ये जो फितरत है ना मुनाफाखोरी की, ये फितरत घर कर गई है। आप एक धंधा तो खोल लेते हैं, काम उसमें चला लेते हैं, सिर्फ पैसा कमाना, मुनाफा कमाना आपका टारगेट होता है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट कोई ध्यान ही नहीं देता है इस पर। और चलिए, कोचिंग संस्थान तो पैसा कमाने के लिए अपना काम चला रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? क्या उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में जब आग लगी तो लखनऊ में कई जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। बाकायदा उसके वीडियो बने, उसकी मीडिया रिलीज जारी की गई कि हमने सघन चेकिंग अभियान चलाया है, होटलों को सख्त इंस्ट्रक्शन दिया है। लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही अब लखनऊ में इतनी बड़ी आग लग गई, लखनऊ में इतने बच्चे मर गए, लेकिन कोई सूद नहीं लेने वाला। क्यों नहीं अधिकारियों को, ये बड़ा सवाल है कि क्यों नहीं वो अधिकारी यहाँ पर आए, यहाँ पर चेक किए। ऐसे कई कोचिंग संस्थान हैं जो यहाँ पर चलते हैं, जो बिना नॉर्म्स के चलते हैं, जिनके पास फायर सेफ्टी के एनओसी नहीं है, जिनके पास फायर के नॉर्म्स नहीं है, जो नियम होने चाहिए वो नियम नहीं है। बड़ा सवाल फायर विभाग के अधिकारियों के ऊपर भी उठ रहा है कि आखिर में वो कहाँ थे, क्यों नहीं वो इन बिल्डिंगों तक पहुँचे, क्यों नहीं वो इन कोचिंग संस्थानों तक पहुँचे, क्यों नहीं वो उनकी आंखें यहाँ पर आके खुली, क्यों नहीं वो ये देखे कि यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं तो क्या इनके सेफ्टी की जिम्मेदारी है कि नहीं। क्योंकि आपको बताएं तो ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी लखनऊ में। मैं तुषार आपको रोकूंगी। इस समय ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर पीड़ित बच्चों का उपचार चल रहा है, अस्पताल में पहुंचे हैं और डॉक्टर्स से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि जो सबसे अच्छा उपचार हो वो इन बच्चों को दिया जाए। आप अंदाज़ा लगाइए, माता पिता कोचिंग में अपने बच्चों को भेजते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए वो बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं और इस तरीके के हादसे का वो शिकार हो जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक साथ हैं, बात करने की कोशिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। जो भी बेस्ट पॉसिबल उपचार सरकार के द्वारा इस समय मुहैया कराया जा सकता है वो इंश्योर करते हुए मुख्यमंत्री इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अभी मुख्यमंत्री अपने एक्शन को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन आक्रोश उनके मन में भी होगा, गुस्सा उनके मन में भी होगा कि इस तरीके की घटना आखिर हो कैसे गई, किसकी लापरवाही है ये। तो अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीड़ितों से उनका हाल जाना है, परिजनों से बात करिए, जो शोक संतप्त परिवार हैं उनसे भी मुख्यमंत्री ने बात की है। इस समय पूरा जो उत्तर प्रदेश प्रशासन है वो एक्शन में नजर आ रहा है, कोशिश की जा रही है रेस्क्यू करने की, जो पीड़ित हैं उनको सबसे अच्छा उपचार मुहैया कराया जा सके ताकि ये आंकड़ा ना बढ़े।
लेकिन दुखद है बहुत, 15 बच्चों की इसमें जान चली गई है। ग्राफिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स की कोचिंग यहाँ पर होती थी। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी शोक संतप्त परिवारों के लिए संवेदनाएं जाहिर की हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उस अस्पताल से जहां पर KGMU अस्पताल, जहां पर घायलों का इस समय इलाज चल रहा है। ये देखिए किस तरीके की आग, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ प्लाईवुड बोर्ड से, लकड़ी के बोर्ड से ये पूरी इमारत बनी हुई थी। किस कदर इसमें तेजी के साथ ये आग फैली है कि किसी को भागने का, बचने का भी मौका नहीं मिल पाया। सिर्फ एक एग्जिट थी, जो छात्र ऊपर थे वो फंसे रह गए। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ितों के परिजनों से बात कर रहे हैं। सिर्फ उदासी, मायूसी और मजबूरी इस समय आप इन पीड़ितों के परिजनों के चेहरे पर देख सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में देख सकते हैं कि कुछ भी हाथ में नहीं है। इंसान की जान सबसे सस्ती। बच्चे सपना देखते हैं कि अपना करियर इस फील्ड में बनाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करेंगे, लेकिन इस तरीके की मृत्यु, इस तरीके की मौत, जलकर मर गए। अपनी बात कहते हुए यहाँ पर परिजन इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत बताते हुए कि क्या हुआ। जाहिर सी बात है कि जब आग लगी होगी तो कुछ बच्चों ने अपने परिजनों को फोन भी मिलाया होगा। सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट, सारे बच्चे भाग नहीं पाए, रस्सी से लटक कर उनका रेस्क्यू किया गया। 15 छात्रों की मौत हो गई है। बेहद दुखद खबर है ये। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। जब राजधानी का ये हाल है तो आप अंदाजा लगाइए कि छोटे शहरों में किस तरीके से नियमों को तोड़ा जा रहा होगा, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा होगा। लेकिन सिर्फ कोचिंग वाले को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये उन अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है जिनको ये चेक करना होता है कि नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक KGMU अस्पताल पहुंचे। ये तस्वीरें हम उसी समय की आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों के परिजनों से बात करते हुए, शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं जाहिर करते हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि मैं खुद मुख्यमंत्री इस सूबे का यहाँ आया हूँ, जो सबसे अच्छी मदद होगी वो पहुंचाई जाएगी, जो एक्शन होगा वो लिया जाएगा। और देखिए अब सांसद राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री भी हैं, वो भी लखनऊ के लिए रवाना होंगे। इस समय की बड़ी खबर जो हमें मिल रही है, जो बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना दुख जाहिर किया है, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं अपनी जाहिर की है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया है। घायलों को 50,000 की आर्थिक मदद की घोषणा भी की है। लेकिन सोचिए, जिनके घर के चिराग बुझ गए हों, उनके लिए क्या होते हैं ये पैसे। अगर किसी माता पिता से ये कहा जाए कि साहब पैसे ले लो और अपना बच्चा दे दो, कोई देगा? लेकिन इस तरीके से उनकी जान चली जाना, ये गले के नीचे नहीं उतर रही है। ये तस्वीरें गले के नीचे नहीं उतर रही हैं कि इस तरीके से आग कैसे लग सकती है। क्यों नहीं वो बच्चे वहां से, इस तरीके की एग्जिट थी कि आग लगते ही वो बच्चे वहां से भाग पाते। देखिए कैसे सटा कर, ये टाउन प्लानिंग है। और ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, ये हर शहर की कहानी है। तुषार का मैं रुख करूंगी एक बार फिर। तुषार, इस समय का क्या अपडेट है? क्या सभी जो शव हैं उनको वहां से निकाला जा चुका है? 15 लोगों के, 15 बच्चों की जान जाने की बात कही जा रही है। क्या अभी प्रशासन कह रहा है कि आंकड़ा बढ़ सकता है, या ये अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है, आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह? बिल्कुल देखिए कई लोग इसमें अभी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। आंकड़े भी बढ़ सकते हैं। 15 लोग की जान चली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन देखिए अभी अंदर चल रहा है, क्योंकि पूरे कोचिंग में धुआं भरा हुआ है। आसपास की बिल्डिंगें हैं चारों तरफ। इस वजह से जब तक यहाँ से पूरी तरह से धुएं को क्लियर नहीं कर दिया जाएगा, तब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को खत्म नहीं किया जाएगा। अंदर अभी अधिकारी जो हैं फायर विभाग के, वो अंदर अभी मौजूद हैं। वो अभी देख रहे हैं कि कहीं कोई डेड बॉडी तो नहीं पड़ी हुई है या कहीं दबी हुई ना हो। क्योंकि आपको बताएं तो इसमें सबसे खास बात, जो इस मौतों के आंकड़े बढ़ने की वजह क्या थी, एक तो ये रास्ता था, सिंगल एक रास्ता है जो कि आग लगने की वजह से इसी रास्ते से निकल सकते हैं। तो ये रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है आग लग गई थी। सर, आप अंदर से आ रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म अभी खत्म हो गया। कूलिंग चल, अंदर कुछ बचा हुआ है? कूलिंग चल रही है। अंदर देखिए कूलिंग चल रही है, यानी कि जो आग है, जो धुआं भरा है, उसको निकाला जा रहा है, उसको बाहर किया जा रहा है।
तो मैं बता रहा था कि पहला ये रास्ता है, इसकी वजह से जो आंकड़े हैं मौतों और के वो तुषार, बढ़े। इन तस्वीरों दूसरी को सबसे बिना देखे खास बात दावे है के कि साथ जो मैं भी ये कह रही हूँ आपसे कि ये जो सीढ़ियां हैं, एक तो ये पतली होंगी, ये नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया होगा और उसके ऊपर भी सामान रखा हुआ होगा। अमूमन आप और मैं कई इमारतों में जाते हैं जहां पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स जो होते हैं, जो सीढ़ियां होती हैं, उस पे सामान लोगों ने रखा हुआ होता है, निकलने की जगह नहीं होती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता है। अब जो फायर अधिकारी से आपने बात की है, कूलिंग यहाँ पर इस समय चल रही है, जो डेड बॉडीज हैं क्या उनको यहाँ से निकाला जा चुका है, घायल यहाँ से सभी शिफ्ट किए जा चुके हैं? बिल्कुल, देखिए सभी घायल शिफ्ट किए जा चुके हैं, डेड बॉडी निकाली जा चुकी है। और एक और शोभना खास बात बताऊं कि जो कोचिंग था वहां पे डिजिटल लॉक उस दरवाजे में लगा था, यानी कि वो थंब इम्प्रेशन से ही खुल सकता था, लेकिन जब आग लगी तो थंब काम करना बंद कर दिया। इसकी वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ा और जो आग थी वो हवा हो गई। आपको मैं अंदर तक ले चल के दिखाता हूं, तो देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है वो अंदर पूरा सामान पड़े हुए हैं। देखिए ये पेट शॉप है और पेट शॉप के ये सामान जो थे वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। नीचे पूरा बकायदा पेट शॉप बड़ा सा चलता है, उसके बाद ऊपर कोचिंग थी। तो रास्ते इस तरह से हैं कि अभी भी अंदर नहीं जाया जा सकता है। ये देखिए सामान यहाँ पर जो पड़े हुए हैं, बाइकें यहाँ पर खड़ी थी इसी दरवाजे पे, सामने देखिए बुलेट रखी हुई थी, चेयर्स रखे हुए थे, गाड़ियां जो है वो बाइक सबसे अधिक यहाँ पे खड़ी थी और इस बाइक में भी आग लग गई, जिसकी वजह से जो रास्ता था वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गया और इस रास्ते से कोई बाहर नहीं निकल पाया। जो निकला वो ऊपर के रास्ते से निकला और उसके बाद वो घायल हुआ। तो जो लॉक सिस्टम लगा था वो भी एक बड़ी वजह है जो कि मौतों के आंकड़े को बिल्कुल तुषार, और सिस्टम ये लॉक था, वो इकलौती खुला नहीं। इमारत नहीं है, वहाँ पे ये जितनी भी आग की घटनाएं हो रही हैं, चाहे कार में आग लगने की घटनाएं बहुत सामने आ रही हैं गर्मी के चलते, चाहे इमारतों में, ये जो डिजिटल लॉक है, ये कहिए एक तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी ही जिंदगी के लिए खतरा पैदा कर रही है और इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब ये कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि शीशे के दरवाजे होते हैं कि वहां पर एक हथौड़ा टांग दिया जाए या कुछ ऐसा लगा दिया जाए कि भैया अगर ये डिजिटल लॉक बंद हो जाए तो दरवाजा तोड़िए। ये देखिए इस समय की तस्वीर है। तुषार, मैं आऊंगी आपके पास। घायलों से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय KGMU अस्पताल पहुंचे हैं, परिजनों से वो बात कर रहे हैं। जो भी जिनके भी बच्चे इस कोचिंग आग हादसे का शिकार हुए हैं उनसे वो उनका हालचाल जान रहे हैं, उनको जाहिर सी बात है सांत्वना दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि अब जो भी प्रशासन बेस्ट पॉसिबल कर सकता है वो करेगा। ये मुझे लगता है कि माँ होंगी किसी भी घायल की, आप मजबूरी समझिए, लाचारी समझिए। आप बच्चे को पैसा खर्च करके कोचिंग सेंटर भेजते हैं, वहां भी वो सुरक्षित नहीं है। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। ये देखिए इस समय मुख्यमंत्री सांत्वना देते हुए, ये जाहिर सी बात है कि इस समय वो यही कह रहे होंगे कि हर मुमकिन मदद प्रशासन के द्वारा दी जाएगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांत्वना अपनी दी है पीड़ितों को और कहा है कि 2-2 लाख रुपए जिन लोगों की जान गई है उनको दिए जाएंगे, 50,000 रुपए घायलों को दिए जाएंगे। लेकिन बेहद दुखद खबर है ये। मतलब ये दुख के साथ साथ ये कहीं ना कहीं गुस्सा भी पैदा कर रही है। अभी पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में इसी तरीके का एक भीषण आग हादसा हुआ था और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन देखिए फिर एक बार 15 बच्चे इस आग की बलि चढ़ गए हैं। ये KGMU अस्पताल की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर बारीक डिटेल इस समय लेते हुए, हर संभव मदद पहुंचाने की बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुषार का मैं एक बार फिर से रुक करूंगी। तुषार, जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंचे हैं, खुद एक्शन लेने की बात कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि आखिर गलती किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है, एक्शन तो बाद में होगा, लेकिन पीड़ा भी मुझे लगता है कि चाहे सरकार में बैठा हुआ आला अधिकारी हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री हो या एक छोटा सा कर्मचारी हो, आज दुख सबके लिए बराबर है। 15 बच्चों की जान चले जाना ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत तकलीफ दे रहा है दिल को। दुखी थे, डिप्टी CM भी काफी दुखी थे। वो लोग सबसे तुषार से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए रूल्स जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पालतू जानवर जो कुत्ते बिल्ली लोग अपने घर में पालते हैं, उनका खाना, उनका सामान, उनका बिस्तर, ये सब इन स्टोर्स पर मिलता है। रूल्स एक दुकान है, उसके ऊपर ये कोचिंग सेंटर चल रहा था और इस कोचिंग सेंटर में जो ग्राफिक्स एनिमेशन होता है वो सिखाया जाता था। तो तमाम कंप्यूटरों पे बच्चे जो हैं वो कोचिंग लेते थे, सीखते थे ताकि अपने सपने को साकार कर सके। लेकिन हुआ क्या, एक आग लगी, निकलने का कोई रास्ता नहीं था और 15 बच्चे इस आग का शिकार बन गए।
गए, बहुत बच्चों को रेस्क्यू किया गया। ये देखिए जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये रस्सी से लटक लटक कर ये बच्चे दिख रहे हैं। और जिस समय आग लगी थी, हमने तस्वीरें उस समय दिखाई थी, उस समय बच्चे कूद रहे थे बालकनी से नीचे। लेकिन बेहद दुखद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पहले पूरे घटनास्थल का जायजा लिया है, समझा है कि आखिर ये क्यों हुआ है, किसकी लापरवाही है, क्या किया जा सकता है। लेकिन टाउन प्लानिंग जो टाउन प्लानर्स है, कहीं ना कहीं उनको भी सोचना होगा। दीवार से दीवार सटाकर इमारतें बन जाती हैं, दुकानें खुल जाती हैं, और देखिए इस तरीके के हादसे आते हैं। और देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। अभी हमने दिखाया, मैं जी न्यूज़ का संवाददाता भावुक नजर आया, खुद उप मुख्यमंत्री आज भावुक हो गए। जाहिर सी बात है, बच्चों की मौत, किसी के भी बच्चे हों, कहा जाता है कि जो औलाद होती है, बच्चे वो साझे होते हैं। आज ये देश के लिए बहुत दुखद खबर है। ये देखिए उप मुख्यमंत्री भावुक नजर आ रहे हैं, रोते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ परिजनों का नुकसान, सिर्फ उन माता पिता का नुकसान, बहन भाइयों का नुकसान है जिनके अपने गए हैं, लेकिन और जो बच्चे हताहत हुए हैं उनका अभी रात में ही एक टीम बना करके पोस्टमार्टम की व्यवस्था की गई है। और बहुत ही बड़ी घटना है ये, झकझोर देने वाली घटना है। और घटना के उच्च स्तरीय जाँच के साथ साथ आज ही निर्देश दिए गए हैं, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, तत्काल प्रशासन इसमें एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। और इसके अलावा ऐसी जहाँ भी बिल्डिंगें हैं जहाँ बच्चे एकत्र होते हैं या जहाँ पर भीड़ भाड़ वाला बिल्डिंग है, वहाँ पर जो भी इंतजामात हैं वैकल्पिक निकलने के रास्ते के, वो सुनिश्चित किए जाएं। और इस घटना को हम कभी नहीं भूलेंगे, हमारे लिए लेसन है। और हर स्थिति में पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, उनके साथ पूरी सरकार खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं घटना के घायलों से मिले हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी अभी तत्काल जैसे ही जानकारी मिली वो अब लखनऊ पहुंच रहे हैं। वो 8:30 बजे तक लखनऊ आ जाएंगे। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी और पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। और पीड़ित परिवारों को कोई जो भी आवश्यकता है हर संभव सहायता मिलेगी। ये घटना वास्तव में हमको अंदर तक तोड़ गई है। हम पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए मैं स्वयं संबंधित अधिकारियों को हमने कहा है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी प्रथम दृष्टया कुछ कहा नहीं जा सकता कि मैं घटनास्थल पर, आप देख रहे थे 2 बजे से मैं था। अभी वहाँ एक एक घायल को निकाल करके, हताहत को निकाल करके हमें अस्पताल भेजना था, सभी एम्बुलेंसेज को और आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था तत्काल मौके पर करनी थी। अब घटना की जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी हम जांच के बाद ही कुछ कह पाएंगे और जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम सूचना देंगे। लेकिन जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, जो भी उनमें दोषी होगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो देखिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि झकझोर देने वाली घटना है। और जी न्यूज़ भी लगातार यही कह रहा है कि मतलब ये पीड़ितों के साथ इस समय पूरा देश है। ये किसी एक घर का बच्चा, 2 घर का बच्चा नहीं गया है, ये इस समय पूरे देश की संवेदना है। भयावह थी और 15 बच्चे हताहत हुए हैं और रात में पोस्टमार्टम की व्यवस्था की जा रही है, टीमें बना दी गई हैं और जो घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा इलाज हो रहा है। हम लोगों ने स्वयं घायलों से बात किया है। एक अधिक घायल है, उसके अधिक चोट है, गिरने से पेट में एंगल लग गया है, उनका ऑपरेशन चल रहा है, तत्काल ऑपरेशन हो रहा है। और इस घटना से मन बहुत मेरा दुखी है। अभी आप पूरी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। घायलों से मुलाकात की, कुछ आपको बताया किस तरीके से? हाँ, बताया कि अचानक आग भड़की, फर्स्ट फ्लोर से आग का धुआं आया, ये लोग बाहर निकलने लगे तो जीने में आग थी तो ये लोग पीछे की तरफ भागे। कुछ लोग एक केबिल के सहारे उतर करके नीचे आए, जो बचे हैं वो कूद करके और केबिल के सहारे बच के आए। रक्षा मंत्री जी लखनऊ पहुंच रहे हैं। उन्होंने अभी हमारी फ़ोन पर बात हुई, उन्होंने भी गहरा दुख व्यक्त किया है और वो स्वयं लखनऊ आ रहे हैं। मुख्यमंत्री को आपने सुना और बेहद दुखद ये घटना है, झकझोर देने वाली घटना है। उप मुख्यमंत्री ने भी जिक्र किया, सरकार की तरफ से हर संभव मदद पीड़ितों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में एक और 1 लाख से ज्यादा का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। सहारनपुर में एसटीएफ ने ललन सिंह को ढेर किया, जो यूपी ही नहीं बल्कि बिहार में भी मोस्ट वांटेड था। लेकिन योगी आदित्यनाथ के प्रदेश में अपराध करना मना है। अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेता है तो फिर उसका अंजाम यही होता है।
क्योंकि योगी के राज में लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रायोरिटी पर है और अगर कोई उसे हाथ मिलेगा तो फिर कानून के मुताबिक उसका हिसाब होता है। आतंक का पर्याय बन चुका ललन ढेर हो चुका है और उसका आतंक भी। सूचना के आधार पर पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी। आरोपी ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई और उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आरोपी के पास से बाइक और एडवांस हथियार मिल गए हैं। एक सब इंस्पेक्टर पर गोली चला के उसकी सर्विस वेपन लूटने का भी इसने कृत्य किया था। इसने अभी तक कुल 7 हत्याएं कर रखी थी। ललन बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था। बिहार में कई मामलों में वो वांटेड था तो उत्तर प्रदेश में भी कई मामलों में वो आरोपी था। चंदौली में 25,000 तो वहीं वाराणसी में 1 लाख का इनाम उस पर घोषित था और अब वो यमराज के पास जा चुका है। लेकिन योगी फोर्स का एक्शन लगातार जारी है। जून की बात की जाए तो ये अब तक का चौथा लटकिया एनकाउंटर है। इससे पहले भानु प्रताप, कमलेश बिंद और इसराइल का भी यमराज वाला टिकट कट चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बेटी की आबरू से खिलवाड़ करने वाला मुशर्रफ अब बैसाखी पर आ गया है क्योंकि उसने वो गलती की थी जिसकी कोई माफी नहीं। दरअसल पीड़िता के परिवार ने बीजेपी विधायक से इंसाफ की गुहार लगाई थी और उसके बाद विधायक ने पुलिस को सख्त एक्शन के आदेश दिए थे। और पीड़िता के परिवार से मुलाकात के बाद पुलिस को साफ साफ कहा गया था कि अपराधी कोई भी क्यों ना हो, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि 10 पुश्ते याद रखें क्योंकि ये योगी युग है। इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनकी पुश्ते याद रखें कि इन लोगों ने जो हरकत करी है ना, उनके साथ क्या किया जाएगा। 10 पुश्ते इनकी याद करवा देना। अशरफ हो या अकबर हो, इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। दरअसल आरोपियों ने हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा कर दुष्कर्म किया था, जिसके बाद विधायक ने पुलिस को फटकार लगाई थी, जिसका असर ये हुआ कि कुछ ही घंटों में आरोपी मुशर्रफ का एनकाउंटर हो गया और वो पुलिस के कंधों पर लटका दिखाई दिया और अब वो पैरों से नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे चलेगा। देखिए, ये योगी युग है और यहाँ पे एक नाबालिग का बच्ची के साथ इस तरह से दुष्कर्म कर जाएं ये और ये सोचते हैं कि इन लोग बच जाएंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता। यूपी सरकार का मैसेज साफ है, अगर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ किया तो फिर योगी फोर्स किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं। उत्तर प्रदेश की तरह हरियाणा पुलिस भी कुख्यात बदमाशों से सख्ती से पेश आ रही है। अपराध करने के बाद पुलिस पर गोली चलाने वालों का बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। सोनीपत और कैथल में पुलिस ने 2 बदमाशों का आज एनकाउंटर किया। हरियाणा में हिस्ट्री शीटर और कुख्यात अपराधियों के लिए कोई माफी नहीं है। अपराध का रास्ता बदमाशों को या तो सीधा यमलोक ले जा रहा है या फिर अस्पताल होकर जेल। हरियाणा में क्राइम और क्रिमिनल को पनपने नहीं दिया जाएगा। किसी भी सूरत में क्राइम और क्रिमिनल यहाँ पे किसी भी एक्टिविटी को अंजाम नहीं दे सकते। कैथल में जब एक बदमाश के अपराधों का पुलिस ने बुलेट वाला हिसाब किया तो देखो कैसे वो गिड़गिड़ाने लगा, गुनाहों के लिए माफी मांगने लगा, दोबारा कैथल नहीं आने की कसम खाने लगा। कैथल के इस अपराधी को तो माफी का मौका मिल गया, लेकिन सोनीपत में एक मोस्ट वांटेड कुख्यात बदमाश को तो ये नसीब भी नहीं हुआ। पुलिस पर फायरिंग करने की जुर्रत ने उसके लिए नर्क का रास्ता खोल दिया। गोपाल नाम का ये कुख्यात बदमाश एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। उम्र कैद की सजा काट रहा ये बदमाश पेरोल पर बाहर आकर हत्या करने की फिराक में था। इस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ सर्व समाज के लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं तो दूसरी तरफ इस मामले की जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। वहीं भरत के परिवार और सर्व समाज के लोगों ने पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच की मांग की है। सस्पेंड क्या चीज है? कुछ नहीं है, कोई माने नहीं रखता है उसको। जो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाता था उसको फर्जी एनकाउंटर करके मार दिया गया के प्रति ये सिंबल है। और मैं आपको बता दूं कि भरत भूषण तिवारी की हत्या हुई है, एनकाउंटर नहीं है। और 17 जून को हुए भरत तिवारी एनकाउंटर के बाद सड़कों पर गूंजते इंसाफ के सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। मामले में सीबीआई जांच की मांग भी तेज हो गई है। फिलहाल मामले को लेकर विरोध और इंसाफ की मांग जारी है और भरत तिवारी एनकाउंटर अब सिर्फ एक पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं बल्कि न्यायिक जांच और जवाबदेही की मांग का मुद्दा बन चुका है। अब आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक गांव में सांप्रदायिक तनाव के चलते पुलिस अलर्ट मोड पर है। दरअसल यहां एक मुसलमान युवक के हिंदू नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने के बाद भीड़ ने जमकर बवाल मचाया। आरोपी के घर पर पथराव भी किया गया।
बहराइच में पिछले कुछ घंटे तनाव भरे रहे क्योंकि दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए थे। पुलिस ने बवाल की वजह बने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है और इलाके में सख्त पहरा लगा दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही आरोपी लतीफ अहमद है जो कि एक हिंदू नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया था, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने इसके घर पर पथराव किया, तोड़फोड़ की। आरोपी के मददगार की आटा चक्की में भी आग लगाने की कोशिश हुई। लतीफ की करतूत से उपजे सांप्रदायिक तनाव ने प्रशासन के भी हाथ पैर खुला दिए हैं। हालात को काबू करने के लिए फौरन 3 थानों की पुलिस को तैनात किया गया। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर नाबालिग लड़की को उसके परिवार को सौंप दिया गया है और इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स की तैनाती है। पेपर लीक के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच नीट री एग्जाम अब खत्म हो गया है। इस बीच पुलिस प्रशासन ने कई फर्जीवाड़ों का खुलासा किया। बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक पुलिस ने ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया जो नीट री एग्जाम में बड़ी सेंधमारी करने की फिराक में थे, जिसमें सबसे बड़ा एक्शन बिहार के लखीसराय में हुआ। बिहार के लखीसराय में एक बड़े सॉल्वर गैंग का पर्दाफाश हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से नीट का फर्जी पेपर बेचने वाला युवक पुलिस के हत्थे चढ़ा। सबसे बड़ा खेल लखीसराय में हुआ, जहां पुलिस ने दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे एक बड़े सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसा। इस दौरान पुलिस ने 3 सेंटर से 30 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 9 डमी कैंडिडेट और 18 बायोमेट्रिक सिस्टम से जुड़े 18 लोग शामिल हैं। मामले में अब तक 2 FIR दर्ज हुई है। गया मेडिकल कॉलेज का अर्पित राज, जो कि इस पूरे मामले का सेटर था, कुछ मामलों में उसकी सेटिंग थी, वो भी पकड़ा गया। जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम में आउटसोर्स्ड कर्मी लगे हुए थे, उनकी मिलीभगत सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये सॉल्वर गैंग 30 से 40 लाख में पेपर का सौदा करते थे। SDPO के अनुसार हर एक सॉल्वर को 50 से 70 हजार एडवांस मिला था। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है और इसके पीछे कितने लोग जुड़े हैं। पेपर लीक कांड के बाद NTA ने इस बार कड़ी सुरक्षा के बीच नीट का री एग्जाम तो करवा लिया, लेकिन बिहार के लखीसराय समेत कई जगहों से हुई प्रॉक्सी स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी ने इसकी साख पर सवाल जरूर खड़े किए, वो भी तब जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, जिस वजह से कई जगहों पर छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाया और वो परीक्षा नहीं दे सके। तो कई जगहों पर चंद सेकंड की देरी की वजह से उनके परिजन रोते गिड़गिड़ाते नजर आए। लेकिन वहीं सॉल्वर गैंग के सदस्यों ने प्रवेश भी कर लिया और दूसरे के बदले एग्जाम देने भी बैठ गए थे। और इसका खुलासा तब हुआ जब बिहार के लखीसराय में अलग अलग एग्जाम सेंटर से सॉल्वर गैंग के 9 सदस्यों को पकड़ा गया, जो दिल्ली, BHU, रायबरेली, PMCH, एम्स के छात्र और इंटर्न निकले। इन गिरफ्तारियों ने पुलिस के साथ ही NTA के भी होश उड़ा दिए हैं। क्वेश्चन पेपर की जिम्मेदारी तो एयरफोर्स ने उठा ली, सुरक्षा की कमान पुलिस के साथ CISF, CRPF और BSF ने संभाली, लेकिन एग्जाम सेंटर को सेंधमारी से बचाने वाली बायोमेट्रिक सिस्टम में ही सॉल्वर गैंग ने सेंध लगा दी, जिसके बाद NTA एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। क्योंकि अभी तक की हुई इन गिरफ्तारियों में सिर्फ मेडिकल स्कॉलर ही नहीं, बायोमेट्रिक कंपनी के कई कर्मचारी भी शामिल हैं। यहां तक कि जिस मेडिकल स्टूडेंट मयंक को सबसे पहले पकड़ा गया था, वो भी बायोमेट्रिक कंपनी का कर्मचारी बनकर अंदर दाखिल हुआ था। ऐसे में NTA को लेकर बड़े सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं, जैसे जब नीट केंद्रों पर बायोमेट्रिक जांच होती है तो दूसरे के बदले परीक्षा देने वाले स्कॉलर्स अंदर कैसे पहुंच जाते हैं? अंतर पकड़े जाने पर भी क्या आरोपियों को प्लान के तहत अंदर जाने दिया जाता है? क्या प्रवेश प्रक्रिया के किसी चरण में तकनीकी या मानवीय चूक हुई है? क्या ये केवल कुछ अभ्यर्थियों तक सीमित मामला है या इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क सक्रिय था? क्या फर्जी अभ्यर्थियों को केंद्र तक पहुंचाने में किसी अंदरूनी मदद की आशंका है? परीक्षा केंद्रों की निगरानी और सत्यापन व्यवस्था की भूमिका की भी क्या जांच होगी? महाराष्ट्र की सियासत में जिस ऑपरेशन टाइगर की चर्चा लगातार चल रही थी, वो शिवसेना UBT के 6 सांसदों की टूट के साथ आज सामने आ गई, जिन्होंने आज शिंदे गुट का दामन थाम लिया। हालांकि एकनाथ शिंदे का दावा है कि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं चल रहा था। बागी सांसद UBT की नीतियों से खफा थे। भले ही इस टूट को जो भी नाम दिया जाए, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अब बागी सांसद शिंदे गुट का हिस्सा हो जाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट के पास अब सांसदों की संख्या 13 हो गई है, जिसमें 7 उनके अपने हैं और 6 UBT से आए हुए हैं, जबकि UBT के पास सांसदों की संख्या 9 से घटकर 3 रह गई है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस। ऑपरेशन टाइगर की कामयाबी पर जी न्यूज के सवाल पर जहां शिंदे थम्स अप दिखाते हुए नजर आए, तो वहीं संजय राउत ने शिंदे पर तंज कसा है। वहीं दूसरे विपक्षी दलों ने भी इस घटनाक्रम पर अब सवाल खड़े किए हैं। आप कोई गद्दार कहें या क्या कहें तो और क्या कहेंगे? कोई सत्यवादी हरिचंद तो कह नहीं सकते इन 6-7 लोगों को। ये नाम कहाँ से टाइगर नाम दे दिया है? ये काम तो चोरों का है, छुप करके। शिंदे गुट में शामिल होने वाले सांसदों में हिंगोली के MP नागेश पाटिल अष्टकर और धाराशिव MP ओम प्रकाश राजे निम्बाड़कर हैं।
परभणी के एमपी संजय जाधव, यवतमाल से वाशिम एमपी संजय देशमुख, शिरडी से तो वहीं एमपी भाऊ साहब वाकचौरे भी हैं। मुंबई उत्तर पूर्व एमपी संजय दीना पाटिल का भी नाम इसमें शामिल है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन 27 के लिए एक बार अपनी बात कही है। उनकी इस जनसभा में बड़ी तादाद में मुसलमान लोग भी पहुंचे हुए थे, जो विकास नीतियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सीएम योगी इसी मंत्र पर शासन करते हैं। इसलिए योगी शासन के इस विकास रथ पर अब भाईजान भी सवार होने लगे हैं। ये सरकार कहीं जाने वाली नहीं है। फिर योगी जी दूसरा तीसरा के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2027 में 400 पार सीट फिर आएगी योगी जी की। जो माफिया लोग हैं उनके लिए विरोधी हैं, उनके लिए कहते हैं वो विरोध है। धर्म का चश्मा उतारकर विकास को वोट का मापदंड बनाने वाले इन मुस्लिमों की कसौटी पर योगी आदित्यनाथ खरे उतर रहे हैं। नियत जब साफ होती है तो नीति और नियंता अपने आप मार्ग प्रशस्त करते हैं, और यही डबल इंजन सरकार की पहचान है। अब सवाल है कि 27 की लड़ाई में अलीगढ़ के भाईजान का पॉजिटिव सर्वे विपक्ष के लिए कितनी मुश्किल खड़ी कर देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश एकदम साफ है, जो भी अवैध है वो मिट्टी में मिलेगा। आज सीतापुर में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ध्वस्तीकरण के इस काम में 4 बुलडोजर लगाए गए थे, जिसने 2500 वर्ग फीट क्षेत्र में बने दफ्तर को पूरी तरह जमींदोज कर दिया। सरकारी जमीन पर बने समाजवादी पार्टी के इस अवैध ऑफिस को मिट्टी में मिलाने के लिए बुलडोजर को महज 2 घंटे का वक्त लगा। 4 बुलडोजर को ध्वस्तीकरण के लिए इस काम में लगाया गया था। देखिए कैसे प्रशासन के 4 बाहुबली अवैध ऑफिस की ईंट से ईंट बजवा रहे हैं, अवैध कब्जे को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। सीतापुर के टाउन हॉल परिसर में 2500 वर्ग फीट पर बने इस अवैध ऑफिस में एक बड़ा हॉल और 2 कमरे बने हुए थे। 21 साल से चल रहे समाजवादी पार्टी के इस अवैध ऑफिस को बुलडोजर ने 120 मिनट में ही इतिहास बना दिया। नजूल की भूमि पर बने इस ऑफिस का पट्टा 2005 में ही निरस्त कर दिया गया था। प्रशासन ने करीब 15 दिन पहले नोटिस जारी कर दिया था, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की एक कार्रवाई हुई। हालांकि बुलडोजर एक्शन से पहले ही ऑफिस को खाली कर दिया गया था। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सरकारी जमीन पर मुसलमान समुदाय की तरफ से बनाए गए एक अवैध चबूतरे को लेकर आज जमकर विवाद हुआ। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश हुई है और प्रशासन से तुरंत एक्शन की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने इस विवादित चबूतरे पर बुलडोजर चला दिया। ये जो बुलडोजर है, इसके जरिए उसको पूरी तरह से चबूतरा को हटाया गया, यानी शासकीय जमीन को खाली कराया गया है। दरअसल ये पूरा बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब मुहर्रम के मौके पर मुस्लिम समुदाय की तरफ से सरकारी जमीन पर एक चबूतरा बना दिया गया और उस पर धार्मिक झंडा लगा दिया गया। जैसे ही हिंदू संगठनों को इसकी खबर मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। चबूतरा बन रहा था, पूरी तरह निर्माण। अगली खबर का रुख करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर में। एक बार फिर अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके की बात कही है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने यहां पर एक्शन लिया। यहां आरडीए ने अवैध प्लॉटिंग के साथ ही बिना स्वीकृति निर्माण करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया और भूमाफियाओं को चेतावनी दी। प्राधिकरण के बुलडोजर ने आज शहर में करीब 12 हेक्टेयर पर हो रही अवैध प्लॉटिंग पर कार्रवाई की। निर्माण के लिए लगाए गए पिलर हो या फिर बाउंड्री वॉल, हर एक चीज पर सब इसने वार करना शुरू कर दिया। 2 भूमाफियाओं के होश उड़ गए, जिन्होंने बाउंड्री कर गेट लगाकर ये समझा था कि अब जो कब्जा पक्का हो गया, उनको पीले पंजे ने पसीना पसीना कर दिया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और लोगों को इस एक्शन के जरिए कड़ी चेतावनी भी दी गयी। हम लोग जो अवैध प्लॉटिंग पर ये कार्रवाई कर रहे हैं और अभी तक हम ये हमारी 5वीं कॉलोनी है जिस पर हमारी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। यहाँ जिला प्रशासन और प्राधिकरण ने अवैध तरीके से निर्मित 4 मकानों को सील भी किया, जिन पर जल्द बुलडोजर एक्शन भी होगा। भारत के खिलाफ एक और आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। राजस्थान के एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के लेडी ब्रिगेड प्लान को एक्सपोज किया है और खदीजा नाम की एक महिला को स्लीपर सेल बताकर गिरफ्तार भी किया है, जिसका ब्रेन वॉश कर जैश ए मोहम्मद के सरगना ने उसे देश के खिलाफ कट्टरपंथ को बढ़ावा देने का टास्क दिया था। लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एटीएस ने खदीजा जयपुर से गिरफ्तार कर लिया। जांच एजेंसियों का कहना है कि महिला का असली नाम बबीता धाकड़ है, जिसका ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन कराया गया, जिसके बाद इसने अपना नाम खदीजा रख लिया। खदीजा की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के बीच हलचल बढ़ गई है, क्योंकि खदीजा का आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन सामने आया है। साथ ही कुछ पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में भी होने की आशंका है। ये महिला अपने मोबाइल के माध्यम से जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले संगठन है उनके संपर्क में थी। एक व्यक्ति से संबंध एस्टैब्लिश हो रहा है।
फिलहाल पुलिस खदीजा के अकाउंट, ट्रैवल हिस्ट्री और ऑनलाइन एक्टिविटीज को खंगाल रही है। भ्रष्टाचार की परतें अब खुल रही हैं बंगाल में और टीएमसी नेताओं की कारगुजारियों पर भड़का जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। जनता के आक्रोश का ताजा शिकार बने हैं पूर्व एमएलए रामेंदु सिंह रॉय, जो अपने खिलाफ केस दर्ज होने पर कर्नाटक गए थे। लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर हुगली पहुंची, जनता पहले से उनके इलाज के लिए तैयार खड़ी थी। किसी के हाथ में अंडा तो किसी के हाथ में जूतों की माला। पुलिस ने रामेंदु सिंह रॉय को जनता से बचाने के लिए रात होने का इंतजार किया, लेकिन जनता थाने के बाहर से जाने को तैयार ही नहीं थी। थाने के बाहर तगड़ी सिक्योरिटी थी और बाहर चोर चोर के नारे लग रहे थे। पूर्व विधायक पर सरकारी राहत सामग्री चुराने और विरोध करने पर हथियार दिखाकर धमकाने का आरोप है। पुलिस लोगों को घर जाने और शांत रहने का आग्रह करती रही, लेकिन जनता मानने को तैयार ही नहीं थी। और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पारिवारिक विवाद में 16 साल के नाबालिग लड़के ने खौफनाक कदम उठा लिया और अपने बड़े भाई, भाभी और उनके मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस ट्रिपल हत्याकांड से पूरे इलाके में सनसनी है। आधी रात को हुए ट्रिपल मर्डर के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। इस दौरान मृतक की बेटी ने सनसनीखेज खुलासा किया कि कैसे उसके पिता अमित गुप्ता, मां रंजना गुप्ता और उनके 3 साल के भाई रियांश गुप्ता की निर्मम हत्या हुई। मासूम की गवाही पर पुलिस ने फौरन आरोपी को डिटेन कर लिया, जो कि नाबालिग है। यह घटना मृतक के छोटे भाई के द्वारा कारित की गई है और इस संबंध में आरंभिक जांच के दौरान जो पूछताछ है उसके द्वारा आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक पिता के टॉर्चर से नाबालिग आरोपी ने पिता को मारने की धमकी दी और जब बड़ा भाई बीच में आ गया तो गुस्से में उसे, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर हत्या के पीछे के कारणों की जाँच कर रही है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में फिर माता खीर भवानी मेला लगा है। घाटी में लगा ये शक्ति उत्सव कहीं ना कहीं ये संदेश जरूर दे रहा है कि अब सब कुछ बदल चुका है। ना तो अब ये 90 का दशक है और ना वो खौफ, क्योंकि घाटी अब सुरक्षित है। इसी का नतीजा है कि माता खीर भवानी मेले में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित पहुंच रहे हैं। सैकड़ों बसों में गांदरबल के तुलमुला में माता खीर भवानी के मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है भारत के धुरंधर। सीआरपीएफ और सब कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो है वो यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावा वुमेन्स बटालियन जो है उसको भी तैनात किया गया है। कश्मीरी पंडितों के लिए माता खीर भवानी उनकी कुलदेवी है, जिन्हें पूजने के लिए विदेशों से कश्मीरी पंडित आते हैं। मेले में एलजी मनोज सिन्हा ने पहुंचकर पूजा की। यहाँ से कश्मीर से कि यहाँ अमन जो है तो वो देखने को मिल रहा है, शांति है। ज्यादा भीड़ है, बाकी लास्ट टाइम के हिसाब से तो ज्यादा ही है, क्योंकि लास्ट टाइम हम अपने भाइयों के साथ मिले, बहनों के साथ मिले, अपनी भूमि पे आ जाए, अपनी जगह पे आ जाए। इस बार कुंड का पानी हरे रंग का है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि कुंड के पानी का रंग भविष्य का संकेत देता है। जी, कुंड का रंग जब हरा होता है तो ये शांति, प्रॉस्पेरिटी जो है, मतलब सुख समृद्धि दिखाता है। और सुरक्षा घेरा देखकर मुनीर और मुनीर के आतंकी शायद सपने में भी दहशत फैलाने की नहीं सोचेंगे, क्योंकि अगर कुछ करेंगे तो सीधे जहन्नुम पहुंचेंगे। माफिया अतीक अहमद को खत्म किया जा चुका है, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी माफियागिरी नहीं छोड़ रहे। प्रयागराज में गैंगस्टर वदूद ने 2 कारोबारियों से रंगदारी मांगने की बात कही, क्योंकि 24 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को चेतावनी दी थी। माफिया के लिए कोई जगह नहीं है। माफिया या तो जेल के अंदर है या मिट्टी में मिल गए हैं। यानी वदूद का नंबर भी जल्द लगने वाला है, क्योंकि उसने योगी के यूपी में माफियागिरी करने की हिम्मत की है, जिसे लेकर वदूद के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई है। पहला मामला कारोबारी राजकरण ने दर्ज कराया है और आरोप लगाया कि वदूद कम दाम पर उनकी कीमती जमीन खरीदना चाहता है और 7 लाख की रंगदारी मांग रहा है। जबकि दूसरा केस प्रॉपर्टी डीलर ने किया है। वदूद ने डीलर से 50 लाख की रंगदारी न देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी है। गैंगस्टर वदूद है, वो लगातार कारोबारी राजकरण को धमका रहा है, कह रहा है कि जमीन को उसके नाम कर दी जाए। 380 वर्ग गज के आसपास ये जमीन बताई जा रही है। इसकी कीमत लाखों में है, लेकिन माफिया का जो गुर्गा है वो औने पौने दाम में इस जमीन को हथियाना चाहता है। योगी फोर्स तक शिकायत पहुंची है और अब वदूद का भी वैसा ही हिसाब होगा जैसा उसके आका का हुआ था, क्योंकि यूपी में ना तो माफिया बचेंगे और ना माफियागिरी।
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर बिहार के गोपालगंज में तेज धार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल पंकज के बड़े भाई विजेंद्र नाथ तिवारी को पटना एम्स ले जाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। अब पुलिस पता लगा रही है कि वो कौन लोग हैं जिनके कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी के परिवार से दुश्मनी है, क्योंकि शुरुआती जांच में पंकज त्रिपाठी के बड़े भाई पर हमला पुरानी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि घात लगाकर हमलावरों ने पंकज त्रिपाठी के भाई पर तेज धार हथियार से हमला किया और फिर फरार हो गए। हमले में घायल विजेंद्र नाथ का पटना एम्स में इलाज चल रहा है। विजेंद्र नाथ पंकज त्रिपाठी के 5 भाई बहनों में से सबसे बड़े हैं और गोपालगंज में ही रहकर खेती किसानी का काम करते हैं। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। जो भी इस तरह की वारदातों में संलग्न अपराध कर्मी है, अगर वो बिहार को देखें तो उनको मालूम है कि ऐसी घटनाओं के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई अवश्यंभावी है। गोपालगंज में हुई ये वारदात फेमस बॉलीवुड एक्टर के भाई पर हमला नहीं है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है कि अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं। और अब बात कल से खुल रहे वाटरवेज लेजर टूरिज्म के आईपीओ की, जिसे आप और हम क्वाडेला क्रूज के नाम से जानते हैं। कंपनी का प्लान क्या है, आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहां होना है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की कंपनी के चेयरमैन और सीईओ जर्गन बिलोम और सीएफओ निशिकांत उपाध्याय से। निशिकांत साहब को भी शामिल करते हैं चर्चा में। सबसे पहले ये समझाएं सर कि 585 करोड़ रुपए जो आप आईपीओ के जरिए रेज कर रहे हैं, इस पैसे का इस्तेमाल कब कैसे करेंगे? इसमें कैसा है कि जो 585 करोड़ का ब्रेकअप ये है, 480 करोड़ जो हमारा अमाउंट है वो हमारा ईयर मार्क्ड है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन वी से दैट, हमने क्या किया जब हमने आईपीओ का जब स्टेटस चालू किया था हमने प्रोसेस, तब हम लोगों का टारगेट था 2 वेसल का हमको लीज रेंटल। जब हमने 2 वेसल लिए, नोविगन स्काई और सन। अरेंजमेंट इस तरीके का है कि उनका $16 मिलियन आप जब बुक करते हो, एडवांस लीज रेंटल देना है 1 ईयर प्रायर टू डिलीवरी, 1 साल पहले डिलीवरी के देना है। जैसे आप एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करोगे, आपका कमिटमेंट हो जाएगा कि उसके एक साल बाद आपको वेसल मिल जाएगा, और अगले 10 साल तक आप $16 मिलियन पे करोगे, जो करीब करीब 160 करोड़ अगर आज की रेट पकड़ते हैं हम लोग, और 10वें साल आप $1 देंगे, वेसल आपका बन जाएगा। तो जब हमने स्टार्ट किया था, पहले जब डीआरएचपी फाइल किया था, तो हमारा प्लान था कि हम लोग स्काई और सन का लीज रेंटल एडवांस भी कुछ हद तक आईपीओ प्रोसीड से पे करेंगे और बाकी हम लीज रेंटल पे करेंगे। आज जब हमने आरएचपी फाइल किया है तो 480 करोड़ में 100 करोड़ के करीब हमारा सन का जो सेकंड वेसल आ रहा है अगले साल, उसका लीज रेंटल जाएगा, और बाकी दोनों वेसल के उसका लीज रेंटल एडवांस जाएगा, और बाकी दोनों वेसल के एडवांस लीज रेंटल, एडवांस नहीं मंथली जो लीज रेंटल है वो जाएंगे, और रेस्ट जो 100 करोड़ है वो कंपनी के अंदर में रहेगा, वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अदर आईपीओ एक्सपेंसेस के लिए यूज होगा। तो ये निशिकांत जी, दोनों नॉर्वेन स्काई और नॉर्वेन सन, ये 2 जो नए वेसल आ रहे हैं, कब जुड़ जाएंगे आपके फ्लीट में? एक वेसल इसी साल आ जाएगा, जो कि अक्टूबर 26 से सेलिंग चालू हो जाएगी। बुकिंग दोनों वेसल्स की अप्रैल 25 जब हमने साइन किया था तब से चालू है। दूसरा वेसल हमारा नेक्स्ट ईयर 27 में आ जाएगा, और ये अपडेट है। बुकिंग हमारी दोनों वेसल की हमने अप्रैल 25 में जब साइन किया था तब स्टार्ट हो गई थी, और जब आज की डेट जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो करीब $22 मिलियन अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो करीब 220 करोड़ के आसपास हम ऑलरेडी एडवांस लीज रेंटल इन वेसल्स का पे कर चुके हैं आउट ऑफ इंटरनल अक्रूवल्स। और पहला वेसल एमवी एम्प्रेस भी हमने हमारे इंटरनल अक्रूवल से ही लिया था। ये कंपनी शुरू से डेट फ्री रही है और प्रॉफिट मेकिंग रही है। अच्छा, डेट फ्री है आप और प्रॉफिट मेकिंग हाँ जी, बुक्स में डेट दिखता है, बट लार्जली हमारा डेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, बिकॉज रेटिंग के लिए वी वर रिक्वायर्ड टू, हमको रेटिंग के लिए एक डेट लेना था, हिस्ट्री में थी, क्योंकि ये माना जाता है कि रेटिंग एजेंसीज बोलती है अगर आपका डेट का हिस्ट्री नहीं है, लोन का आपने कभी नहीं लिया है, तो रेटिंग में थोड़ा उनका आनाकानी रहता है। तो हमने जो भी ले लिया 100% एफडी के बैकअप पे लिया हुआ था, और उसी वजह से हमारी रेटिंग जो है आज BBB+ स्टेबल है। नेक्स्ट अगर अपग्रेड होगी तो ऊपर चली जाएगी, वो ये चीजें हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की। नमस्कार। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला।